क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में सैकड़ों देशों की अपनी अपनी करेंसी होने के बावजूद यूएस डॉलर ही सबसे ताकतवर क्यों है? आखिर ऐसा क्या है इस नोट में जो तेल खरीदने से लेकर देशों को कर्ज देना हो, इंटरनेशनल ट्रेड करना हो या फिर किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाकर उसकी इकोनॉमी को गिराना हो, हर जगह आपको यूएस डॉलर का ही दबदबा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो कंपैरिजन भी डॉलर से ही किया जाता है। जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है तो इसका असल मतलब यह होता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हो रहा है। इसी तरह यूएस डॉलर ग्लोबल सिस्टम में एक मेजरिंग स्केल बन चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो आज जिस यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी माना जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले उसका दायरा अमेरिका के भीतर ही सीमित था। इतना ही नहीं, 1913 तक अमेरिका के पास अपना सेंट्रल बैंक तक नहीं था और इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की कोई खास भूमिका नहीं थी। यानी आज का फाइनेंशियल सुपर पावर उस समय खुद ग्लोबल सिस्टम के बाहर था। लेकिन आने वाले कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ जिसने डॉलर को दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया और आज के टाइम पे अमेरिका डॉलर को दूसरी कंट्री के खिलाफ एज अ इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डॉलर की दिलचस्प कहानी, जिसे समझे बिना दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ताकत का खेल समझना नामुमकिन है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में ट्रेड बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम में कोई फॉर्मल करेंसी नहीं होती थी, बल्कि इसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान मिल जाता था। जैसे किसी को आलू चाहिए तो वो गेहूं देकर आलू ले सकता था। यह सिस्टम तब तक ठीक था जब तक ट्रेड सीमित था और जरूरतें सिंपल थीं। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डेवलप करना शुरू किया, वैसे वैसे एक ऐसे मीडियम की जरूरत महसूस हुई जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और वैल्यू स्टोर कर सके। इसी जरूरत से ट्रेड में कमोडिटी मनी की एंट्री हुई, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसी चीजें व्यापार के लिए यूज होने लगी। इसके बाद ही मेटल क्वाइंस का कॉन्सेप्ट आया। 7th सेंचुरी BCE में लीडिया किंगडम ने अपना क्वाइन जारी किया, जिसे दुनिया की पहली ऑफिशियल क्वाइन बेस्ड करेंसी माना जाता है। यह क्वाइन गोल्ड और सिल्वर से बने होते थे। इसी तरह से क्वाइंस ने ट्रेड को आसान बनाया। लेकिन जैसे जैसे व्यापार कंट्रीज से कॉन्टिनेंट के बीच फैलने लगा तो क्वाइंस भी प्रैक्टिकल नहीं रह गए। भारी मात्रा में क्वाइंस को ढोना मुश्किल था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सेटलमेंट स्लो हो जाता था। इसी वजह से ट्रेडर्स ने गोल्ड्स और सिल्वर से बने क्वाइंस को सेफ जगह पर जमा करना शुरू किया और बदले में उन्हें रिटन रिसिप्ट मिलने लगे। धीरे धीरे यही रिसिप्ट एक्चुअल ट्रेड में इस्तेमाल होने लगी और यहीं से पेपर मनी का आइडिया शुरू हुआ। दुनिया में सबसे पहले रियल पेपर मनी का इस्तेमाल चाइना में हुआ, जिसे 11th सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी ने शुरू किया। यह पेपर नोट्स हल्के होते थे, इन्हें कैरी करना आसान था और बड़े बड़े व्यापार के लिए प्रैक्टिकल थे। चाइना से यह आइडिया धीरे धीरे यूरोप तक जा पहुंचा। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और तभी पहली बार ब्रिटिश पाउंड नोट छपना शुरू हुए, जिन्हें पाउंड स्टर्लिंग भी कहा जाता है। इसके बाद पूरे यूरोप में इसी करेंसी से लेन देन होने लगा। इसके बाद 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया। जब फैक्ट्रीज आई तो मास प्रोडक्शन शुरू हो गया और इंटरनेशनल ट्रेड कई गुना बढ़ गया। यहीं से मॉडर्न बैंकिंग और ग्लोबल फाइनेंस की नींव रखी गई। इसी दौर में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर बना हुआ था। उसकी कॉलोनीज एशिया से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। लंदन दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था और पाउंड स्टर्लिंग ने दुनिया भर में अपना दबदबा बना लिया था। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 1 ने इस गेम को बदलना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा। युद्ध का भारी खर्च, बढ़ता कर्ज और इंडस्ट्रियल स्लो डाउन के कारण पाउंड स्टर्लिंग की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। हालत ऐसी हो जाती है कि वॉर खत्म होते होते ब्रिटेन पर 7.8 बिलियन पाउंड का कर्ज हो जाता है, जो कि उसकी GDP से 1.3 टाइम्स ज्यादा था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका यूरोप को भर भर के हथियार, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई करता है, जिससे यूरोप जहां डेटर बन जाता है तो अमेरिका वहीं क्रेडिटर बन जाता है। यहीं से ग्लोबल इकोनॉमिक का बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और पहली बार ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर उभरा, जो कि आने वाले समय में दुनिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री को पूरी तरह से बदलने वाला था। अब यूएस डॉलर के इतिहास को ब्रीफ में समझें तो यह ऑफिशियली 1792 में क्वाइनेज एक्ट के जरिए अमेरिका की नेशनल करेंसी बना था। अमेरिका में पहली बार पेपर मनी 1861 में शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक डॉलर ज्यादातर केवल अमेरिका तक ही सीमित था और अमेरिका में कोई सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम तक नहीं था। लेकिन इसके बाद 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिका को अपनी बैंकिंग सिस्टम, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई पर सेंट्रलाइज कंट्रोल दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर के दौरान जब यूरोप कमजोर हुआ और अमेरिका क्रेडिटर बना, तब पहली बार यूएस डॉलर की ग्लोबल वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। लेकिन यूएस डॉलर का असली डोमिनेंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिसकी वजह
से ब्रिटेन, जो कभी दुनिया की फाइनेंशियल पावर था, अब खुद सर्वाइवल मोड पर आ चुका था। एशिया का बड़ा हिस्सा भी इनस्टेबिलिटी और पॉवर्टी से जूझ रहा था। पूरा यूरोप तबाही की जद में था। यहाँ तक कि सोवियत संघ का भी हाल बुरा था। उसके 27 बिलियन लोग जंग में मारे जा चुके थे। 70,000 से ज्यादा विलेजेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रोक्स 30% से ईयरली डिक्लाइन कर चुका था। अमेरिका सीधे तौर पर वॉर की लास्ट स्टेज में इन्वॉल्व हुआ था, इसलिए उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। और पूरे वॉर के दौरान अमेरिका यूरोप की कंट्रीज को बहुत सारा वेपन्स और रॉ मटेरियल बेचता है और उसके बदले उसे कंट्रीज से बहुत सारा गोल्ड मिलता है। युद्ध के दौरान अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि 1945 तक दुनिया की कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेला अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा था। पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व का 70% हिस्सा अकेले अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका था और दुनिया की ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका की कर्जदार बन चुकी थी। युद्ध की तबाही के बाद यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए कैपिटल चाहिए था, ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए स्टेबल करेंसी चाहिए थी और इकोनॉमीज को संभालने के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम चाहिए था। इन्हीं सब सिचुएशंस के चलते 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट होता है, जिसमें 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत यूएस डॉलर को गोल्ड से लिंक किया जाता है और तब 1 आउंस गोल्ड मतलब 28.3 ग्राम गोल्ड की कीमत $35 तय होती है और इसके अलावा बाकी देशों की करेंसीज को डॉलर से पैक कर दिया जाता है। मतलब कि पहले जो कंट्रीज अपनी करेंसीज को गोल्ड से बैक करती थी, अब वो यूएस डॉलर से बैक होगी और यूएस डॉलर जो है उसको गोल्ड से बैक किया जाता है। इसके बाद यूएस डॉलर उस स्केल की तरह बन जाता है जिससे दुनिया की सारी करेंसीज को मेजर किया जाने लगा। इसी एग्रीमेंट के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नाम के दो पावरफुल संस्थान बनाए जाते हैं, जहां आईएमएफ का काम करेंसीज को स्टेबल रखना और क्राइसिस में कंट्रीज को लोन देना था, तो वहीं वर्ल्ड बैंक का मकसद वॉर में बर्बाद हो गई कंट्रीज को रिबिल्ड करने में मदद करना था। यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी की तरह स्टैब्लिश करने के लिए अमेरिका ने बड़ी होशियारी से इन दोनों संस्थान के वर्किंग करेंसी को यूएस डॉलर में करवा लिया, यानी कि लोन्स भी डॉलर्स में दिए जाने थे और उसकी रीपेमेंट भी डॉलर में ही होने वाली थी। इसके चलते धीरे धीरे बहुत सी कंट्रीज की इकोनॉमी डॉलर बेस्ड डेट सिस्टम में लॉक होती चली गई। 1948 में अमेरिका मार्शल लॉ के जरिए यूरोप को करीब 13 बिलियन का एड देता है, जिससे यूरोप की रिबिल्डिंग तो होती ही है, लेकिन साथ ही डॉलर का सर्कुलेशन पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैल जाता है। इन सब के चलते कुछ ही दशकों में ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन रिजर्व, इंटरनेशनल लोन्स और सेंट्रल बैंकिंग सब का बेस डॉलर बन जाता है। कंट्रीज अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर के रिजर्व इकट्ठा करने लगती हैं। इसी तरह डॉलर धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी सिस्टम की बैकबोन बन जाता है और ऑफिशियली यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी की पोजीशन को हासिल कर लेता है। क्योंकि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ था। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जो भी देश ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता था, वो जब चाहे उन डॉलर्स के बदले अमेरिका से तय रेट पर गोल्ड ले सकता था। एग्रीमेंट के तहत 1 आउंस गोल्ड का रेट $35 रखा गया था। मतलब अगर किसी देश के पास $35 है तो वो अमेरिका से 1 आउंस गोल्ड मांग सकता है। शुरुआत में ये सिस्टम बहुत अच्छे से चला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व अकेले अमेरिका के पास था। इसीलिए गोल्ड बैकिंग की वजह से पूरी दुनिया का भरोसा डॉलर पर बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होने लगी, क्योंकि अमेरिका साइलेंटली ज्यादा डॉलर प्रिंट कर रहा था। यानी गोल्ड तो अमेरिका के पास लिमिटेड ही था, लेकिन डॉलर्स की संख्या गोल्ड से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। सिचुएशन यह थी कि सभी कंट्रीज अमेरिका से एक साथ डॉलर के बदले गोल्ड लेने आ जाती तो अमेरिका के पास देने के लिए गोल्ड ही कम पड़ जाता। इसलिए अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। काफी देश जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते थे, वह अमेरिका से डॉलर के बदले गोल्ड लेने लगे थे और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिससे अमेरिका के गोल्ड रिजर्व तेजी से कम हो रहे थे। प्रॉब्लम केवल इतनी नहीं थी, एक खतरा यह भी था कि समय के साथ गोल्ड के मार्केट प्राइस $35 पर आउंस से ज्यादा ऊपर जाने लगे थे। ऐसे में अगर एक तरफ मार्केट में गोल्ड $40 पर आउंस पर बिक रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका $35 में इतना गोल्ड दे रहा है, तो कोई भी अमेरिका से $35 में गोल्ड लेकर ओपन मार्केट में महंगे दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकता है और इसमें घाटा अमेरिका का होता। इसी खतरे को रोकने के लिए 1961 में अमेरिका ने 7 यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर लंदन गोल्ड पूल बनाया, ताकि गोल्ड की कीमत को $35 पर आउंस तक कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद यूएस और उसके अलाइज मार्केट में गोल्ड की डिमांड को कंट्रोल करने के लिए अपना गोल्ड मार्केट में बेचने और खरीदने लगे, ताकि मार्केट में गोल्ड के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आर्टिफिशियल
फाइनेंशियल सप्लाई का ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन नहीं चला और 1968 तक लंदन गोल्ड पुल पूरी तरह फेल हो गया। अब सिचुएशन अमेरिका के हाथ से बाहर निकलती जा रही थी और उसका सोने का खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जो कि 1971 तक घटकर 8000 टन के आसपास रह गया था। इस दौरान बाकी देश तेजी से अपने डॉलर रिजर्व को गोल्ड में कन्वर्ट करा रहे थे। गोल्ड की डिमांड इतनी बढ़ गई कि अमेरिकन सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब अमेरिका के पास दो ऑप्शन बचे थे, या तो डॉलर को गोल्ड से जोड़ कर रखे और अपने गोल्ड रिजर्व पूरी तरह खो दे, या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड्स को ही खत्म कर दे। इसी उधेड़-बुन में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन 15 अगस्त 1971 को अनाउंस करते हैं कि अब से डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इस एक अनाउंसमेंट से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया और डॉलर के पीछे से गोल्ड बैकिंग खत्म हो जाती है। रिचर्ड निक्सन के इसी फैसले को निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब यूएस डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं था। इसलिए इस पॉइंट पर बहुत से लोगों को लगने लगा कि डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक दुनिया यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में हो रहा था, कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व यूएस डॉलर में रखे गए थे, ग्लोबल डेट, लोन्स, रिपेमेंट्स यूएस डॉलर में फिक्स हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, दुनिया के पास यूएस डॉलर का कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं था। इसी डिपेंडेंसी को परमानेंटली सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने अगला मास्टर मूव खेला, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दुनिया की इकोनॉमी के लिए अब एनर्जी, खासकर ऑयल बहुत जरूरी है और यह ऑयल ज्यादातर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में मिलते हैं। मिडिल ईस्ट के पास ऑयल तो था, लेकिन उसे निकालने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस ऑयल को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका की कंपनीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी दी, ड्रिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सऊदी ऑयल को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा। अब यहाँ दोनों देशों की जरूरत मिलती थी। 1974 में अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ यह डील करता है कि सऊदी अरेबिया किसी भी देश को अपना ऑयल केवल यूएस डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन, वेपन सप्लाई और रीजनल सिक्योरिटीज की गारंटी देगा। सऊदी अरेबिया इसके लिए एग्री हो जाता है और धीरे धीरे यही मॉडल बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों पर भी लागू हो जाते हैं। यानी अब किसी भी कंट्रीज के पास ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर होना जरूरी था। इसीलिए चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो या यूरोपियन देश, उन्हें ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर रिजर्व बनाना जरूरी हो गया था। पेट्रो डॉलर सिस्टम के बाद अमेरिका के हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल की पावर आ गई। अमेरिका यह डिसाइड करने लगा कि कौन ग्लोबल सिस्टम के अंदर रहेगा और कौन बाहर। कुछ देशों ने डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन अमेरिका ने फिर उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे साल 2000 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि इराक अब अपना तेल यूएस डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। यह डॉलर बेस्ड सिस्टम के लिए डायरेक्ट चुनौती थी और इसके कुछ साल बाद ही 2003 में इराक पर अमेरिका का इन्वेजन होता है और सद्दाम हुसैन को मार दिया जाता है। ऐसे ही लीबिया में मुआम्मर गद्दाफी ऑयल्स और रिसोर्सेज को यूएस डॉलर में ट्रेड करने के खिलाफ था। यह पेट्रो डॉलर सिस्टम को खुला चैलेंज था। ऐसे में कुछ ही समय बाद लीबिया में नेटो इन्वेजन हुआ, तख्ता पलट हुआ और गद्दाफी को मार दिया गया। ऐसे ही ईरान जब डॉलर बेस्ड सिस्टम को ओपनली रिजेक्ट करते हुए अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म अपनाने लगा, तो यूएस के तरफ से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस और फाइनेंशियल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से ईरान की इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। इन सब से अमेरिका का ये साफ मैसेज था कि डॉलर बेस्ड सिस्टम से बाहर जाने की कीमत चुकानी पड़ेगी और इसी वजह से डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टूल बन गया है। टाइम के साथ अमेरिका ने इस कंट्रोल को सिर्फ ऑयल ट्रेड तक सीमित नहीं रखा, उसने ग्लोबल फाइनेंस का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। इस कंट्रोल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्विफ्ट सिस्टम है। स्विफ्ट एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक्स आपस में इंटरनेशनल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस एक्सचेंज करते हैं। आज स्विफ्ट से 200 से ज्यादा देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं। इसकी इतनी पावर है कि अगर किसी कंट्री को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए तो उसके बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स न भेज सकेंगे न रिसीव कर सकेंगे, यानी कि वो कंट्री ग्लोबल ट्रेड से भी कट जाती है। इसीलिए अमेरिका स्विफ्ट को फाइनेंशियल सैंक्शंस के सबसे पावरफुल वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। इसका सबसे ताजा एग्जांपल रसिया यूक्रेन
यूक्रेन वॉर में देखने को मिला, जब रसिया के कई मेजर बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इससे रसिया के पेमेंट्स फ्रीज हो गए, ट्रेड फ्लोज डिस्टर्ब हुए और उसके इकोनॉमी पे भारी दबाव पड़ा। इस तरह डॉलर की डोमिनेंस की वजह से अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया के साथ मनमानी करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से बाकी देश अपनी डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वह कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वह देश जो यूएस के सैंक्शन, ट्रेड प्रेशर या इकोनॉमिकल सैंक्शंस का सामना कर चुके हैं। इन देशों को समझ में आ गया है कि जब तक ग्लोबल ट्रेड और पेमेंट्स यूएस डॉलर पर डिपेंड करते रहेंगे तब तक अमेरिका के पास इकोनॉमिक लेवरेज बना रहेगा। सबसे पहले चाइना ने डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की और अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ लोकल करेंसी में सेटलमेंट्स को पुश करते हुए युआन को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की। कुछ बायलैटरल डील्स में युआन्स का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाता। रूल ऑफ लॉ, डाटा एक्सेस और पॉलिसी प्रोटेक्टिबिलिटी पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है। दुनिया के 54% एक्सपोर्ट्स इनवॉइस, 57% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और करीब 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर के साथ होते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज भी लगातार डी-डॉलराइजेशन को लेके काम कर रही हैं। ब्रिक्स ने लोकल करेंसी ट्रेड, शेयर्ड पेमेंट सिस्टम और कॉमन करेंसी की आइडिया पर चर्चा की है, लेकिन डॉलर डोमिनेंस को तोड़ना एक पूरी तरह लंबी और कठिन प्रक्रिया है। यही वजह है कि डॉलर को चुनौती देने की कोशिशें भले ही जारी हो, लेकिन ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस में आज भी यूएस डॉलर ही सेंटर में बना हुआ है। ऐसे में निकट भविष्य में कोई अदर स्टेबल कॉमन करेंसी का होना इतना आसान नहीं लगता जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।